ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। त्रेता युग की कैकेयी अपने स्वामी पर विजय के लिए कुरूप होकर बड़ा ही भयानक रूप, बालों को बिखेरे हुए, लगभग निवस्त्र होकर कोप भवन में बैठी थी। किंतु कलयुग वाली तो अपने स्वामी पर विजय प्राप्त करने के लिए खूब सज धज कर 16 श्रृंगार करके राजमहल में बैठी पुरुष की कमजोरियों की ताक में थी। इतना ही नहीं, उनके पेय पदार्थ में कुछ मादक तत्वों को मिलाकर राजा को पिलाने की भी व्यवस्था करके रखी है, क्योंकि सामान्य स्थिति में जब कभी अभिनंदा का अभिमान राजा वीरव्रत के स्वाभिमान से टकराता था, तब सदैव जीत राजा वीरव्रत की ही होती थी। वह उनके तर्क तेज के सामने हमेशा मंद पड़ जाती थी, इसलिए आज वह पूरी तैयारी से अपनी जीत पक्की कर रखी है। जैसे ही राजा वीरव्रत रानी के महल में प्रवेश करते हैं, दासी उनको पेय पदार्थ अर्पण करती है। थोड़े ही समय में राजा वासना के वशीभूत होकर रानी की सुंदरता पर मोह जाते हैं। जब पहले से ही ताक में बैठी शिकारनी रानी ने राजा को अपने आगोश में कर लिया, तब राजा से कहा, आप इस झूठे प्रेम का नाटक बंद करें। आप मुझसे नहीं, मेरी इस शरीर से प्यार करते हैं। यह सुनकर राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे इस शरीर को और इसमें रहने वाली आत्मा और दिल को भी बहुत मानता हूँ। चाहे तो आप कभी परीक्षा लेकर देख लीजिएगा। अवसर पाते ही रानी ने कहा, राजगुरु और राजमाता यह कहते हैं कि नदी पार की उन तीनों विधवाएं इस संसार में उच्च कोट की नारी हैं। उनके समान हमारे राज्य में उतना उत्तम कोई नहीं है। इसका मतलब कि मेरी गणना निम्न कोट की नारियों में है। और कहते हैं कि उनके पुत्र एक दिन इस राज्य के राजा बनेंगे। ऐसा इसलिए कि मुझे अब तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। ऐसा कहते हुए वह दोनों बहुत प्रसन्न थे और दासियों का कहना था कि गुरुदेव को पहली बार इतना प्रसन्न होते हुए देखा गया। यह सुनकर राजा का माथा ठनक गया और उन्होंने गुस्से में कहा, इसका फैसला कल राज दरबार में होगा। इस पर रानी ने कहा कि वह तो ठीक है, लेकिन एक फैसला आपको आज और अभी ही करना होगा। यदि आप कहते हैं कि आप हमें बहुत मानते हैं, तो हे महाराज, यदि भविष्य में भी मुझे कोई संतान नहीं हुई, तो मेरी संतान न होने की खुशी मनाने वालों की मनोकामना कभी भी पूरी नहीं होनी चाहिए। इस राज्य का उत्तराधिकारी मेरा भतीजा होगा। पहले आप मुझे यह वचन दीजिए। रानी से यह सुनकर राजा के सर से मादकता का नशा तो दूर हो गया था, किंतु शरीर में रोष भर आया था, जिसे पाप का मूल कारण शास्त्रों में कहा गया है। फिर उन्होंने कहा, रानी, मुझ पर भरोसा रखो। यदि तुम्हारी कही हुई शंका सही निकली तो जो आप चाहोगी वही होगा, ऐसा मैं वचन देता हूँ। राजमाता एक माता हैं, उनकी बात तो समझ में आती है, किंतु गुरुदेव ऐसा क्यों चाहेंगे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। इस तरह की बहुत सारी शंकाओं का समाधान प्रश्न उत्तर की कहा सुनी में ही वह रात्रि बीत गई और जब सुबह हो गई तो एक राजमाता को छोड़कर बाकी सभी राज दरबार में उपस्थित थे। आज राज दरबार में रानी अभिनंदा भी उपस्थित थी और सेनापति उनका भतीजा भामा भी। राजगुरु, राजवैद्य, महामंत्री, अन्य सभी मंत्री गण समेत सब दरबारी राज दरबार में उपस्थित थे। जब राजा वीरव्रत ने कहा, हे गुरुदेव, रानी अभिनंदा को कोई संतान अब तक न होने के कारण हमारे राज्य को अब तक उत्तराधिकारी नहीं मिल सका है। ऐसे में यदि हमें कोई संतान नहीं होती है तो इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? गुरुदेव ने कहा, हे राजन, यद्यपि यह प्रश्न आपको राजमाता से करना चाहिए था, किंतु यदि आपने मुझसे किया है तो मैं यह कहूँगा कि राजा ही खुद अपना उत्तराधिकारी चुनता है। उसके लिए उसका अपना पुत्र का होना ही जरूरी नहीं होता है। यदि उसका कोई विश्वसनीय, जो प्रजा का भी विश्वसनीय है, उसे अपना उत्तराधिकारी वो बना सकता है। यह सिर्फ और सिर्फ राजा के ऊपर ही निर्भर है, वह अपना उत्तराधिकारी किसे बनाना चाहता है। गुरुदेव की बात सुनकर महामंत्री ने कहा, महाराज, क्षमा चाहता हूँ। यह भी विधान है कि राजा को अपनी पहली पत्नी से संतान उत्पत्ति नहीं होती है तो वह एक स्वस्थ राज चलाने के लिए अपनी पत्नी की सहमति से दूसरा विवाह कर सकता है। राजा वीरव्रत ने कहा कि दूसरे विवाह में अभिनंदा का स्वाभिमान आड़े आ रहा है,
जिस पर थोड़ी भी चोट करने के पक्ष में मैं नहीं हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसे रानी अभिनंदा पर ही छोड़ दूं कि वह किसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती है। यह बात सुनकर गुरुदेव ने कहा, हे राजन, यह पूरी तरह आप पर ही निर्भर है, आप जो चाहें कर सकते हैं। राजा वीरव्रत ने कहा कि क्या सभी मंत्रीगण इस बात से राजी हैं? तो महामंत्री जी ने बड़े विनय के साथ कहा, हे राजन, इस राज्य की समझ सबसे अधिक राजमाता को है। उनके बाद स्वयं गुरुदेव ही इस राज्य को भली भांति समझते हैं और गुरुदेव के बाद मैं भी थोड़ी बहुत समझ रखता हूँ। इस राज्य को गुरुदेव ने कई वर्षों तक बिना राजा के ही चलाया है। उस समय गुरुदेव राज्य के प्रति किसी भी नीति या विचार के लिए भी हम सभी की सहमति लिया करते थे और यही कारण है कि महाराजा एतमान के निधन के बाद भी राजमाता ने इस राज्य को बड़ी सूझबूझ से चलाया। उस समय की स्थिति कुछ और थी और इस समय यह राज्य एक अच्छी स्थिति में है। मेरा कहने का आशय यह है, जो राज्य अपना इतिहास याद नहीं रखता है वह अपना वर्तमान बिगाड़ लेता है और ऐसे राज्य का आगे कोई भविष्य नहीं रह जाता। इसलिए इतनी शीघ्रता से निर्णय लेना इस बात पर ठीक नहीं है, हमें और भी विचार करने की आवश्यकता है। तब राजा वीरव्रत ने कहा कि विचार के लिए ही तो यह सभा लगी हुई है। आप लोग अपना विचार खुलकर रखिए। आपके ही विचारों को मैं राजमाता से कहूँगा। कुछ समय के लिए राजसभा में चुप्पी का वातावरण बन जाता है। फिर चुप्पी तोड़ते हुए रानी अभिनंदा ने कहा कि उत्तराधिकारी चुनने के विचारों का निष्कर्ष क्या निकला? यही कि राजमाता की सहमति से होना चाहिए। तो महामंत्री, इसमें हर्ज ही क्या है? वो तो होगा ही। तो आज सभी मंत्रियों के सन्मुख यह निश्चित हुआ है कि अपने राज्य का उत्तराधिकारी समय आने पर राजमाता की सहमति से मैं चुनूंगी। रानी को सुनकर सभी ने मिलकर कहा कि इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह से उस दिन का सभा समापन हुआ। सभा समापन के बाद गुरुदेव अपने आश्रम की ओर बढ़े तो राज्य वैद्य राजमाता के कक्ष की तरफ गए और आगे। ओम